हेलो गाइस, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे 23 मई 2020 का। टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिए। टोटल 9 आर्टिकल्स को हम लोग कवर कर लेंगे, जिसमें 2 आर्टिकल के अंदर हमने जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या तो सपोज कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया और 4% तक गिरा दिया, तो उसी के ऊपर एडिटोरियल बना हुआ था और एक और पेज नंबर इकोनॉमिक के सेक्शन के ऊपर इसका एक्सटेंशन था। तो तीनों को यहाँ पर एक कंपाइल किया हुआ है। सिमिलरली इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी कंपाइल किया, जिसमें एडिटोरियल, लीड आर्टिकल और न्यूज़ आर्टिकल शामिल है। तीसरा नंबर का न्यूज़ है जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल्स यानी कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर बात कर रहा है, जो 80% सक्सेस के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चौथा है लोकस्ट स्वॉर्म यानी कि जो तीड़ है जो क्रॉप को डैमेज करता है, वो मध्य प्रदेश में उसने एंटर किया, तो उसके बारे में है। और फाइनली जूम ऐप के बैन को लेकर है, और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस किया और पिटिशन किया था, और क्या जूम ऐप के अंदर साइबर थ्रेट है, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिस्पेक्टिवली पेज नंबर लिखे हुए हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर से कि कहाँ पर ये न्यूज़ मौजूद है। पहला न्यूज़ है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर लेकर। पेज नंबर 1, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 15 के अंदर ये न्यूज़ आर्टिकल्स छपे हुए हैं, जिसमें एक एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइम आफ्टर टाइम। तो यहाँ पर कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए, और जिस तरह से लॉकडाउन है कंट्री के अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सब के इकोनॉमिक स्लोडाउन से उबरने के लिए इसकी मीटिंग हुई थी, और रेपो रेट वगैरह काफ़ी सारे नए नए डिसीजंस लिए गए थे आरबीआई के द्वारा। देखते हैं आगे हाइलाइट्स के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो आरबीआई ने फर्दर जो है 40 बेस पॉइंट से रेपो रेट को कट किया है। लॉकडाउन के बाद 58 डेज के अंदर आरबीआई ने अब तक 1.15% से अपना जो रेट चार्ज है उसको कम किया है रेपो रेट का, और उसको 4% तक लेकर आया रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट को 3.35। इस ग्राफ से समझते हैं फरवरी 2019 के अंदर जो रेड कलर के अंदर दिखा है वो रेपो रेट है 6.25 था, जिसको रिड्यूस करते हुए आज मई 2020 के अंदर 4% तक लेकर आ गए। और ब्लू लाइन के अंदर रिवर्स रेपो रेट जहाँ पर, तो वो रिड्यूस होकर 3.35% तक आ गया है मई 2020 के अंदर। सेंट्रल बैंक ने लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम को भी एक्सटेंड किया है फर्दर 3 महीना, जो पहले आरबीआई ने अपने पहले के डिसीजन में 3 महीने बढ़ाया था, अभी और 3 महीने बढ़ा दिया कि अगस्त 31 तक आप अगर लोन का ईएमआई पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जो दूसरी कंडीशन है फैसिलिटी को लेकर वो अनचेंज्ड है, यानी कि अगर लोन आप रीपे नहीं कर रहे टाइम पर, तो लेंडर आपके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर नहीं डालेगा, और आपकी जो इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर है उसको भी असर नहीं होगा। इन सब के अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि ये एकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू करेगा जब तक जो ग्रोथ है वो रिवाइव ना हो जाए, और जो इम्पैक्ट है कोविड-19 का इकोनॉमी के ऊपर वो सही से मिटिगेट ना हो जाए, तब तक वो नज़र रखेगा और नए नए स्टेप्स लेते रहेगा। आरबीआई ने ये भी इंश्योर किया है कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी टारगेट के दायरे के अंदर ही है, ना ऊपर गया है या नीचे गया है। इस इमेज के थ्रू आप हाइलाइट्स देख लीजिए कि क्या क्या हुआ, बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड से। तो जो इंटरेस्ट है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, उस इंटरेस्ट को इन लोगों ने टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि हफ्ते के अंदर उसको पेमेंट किया जा सके बाद में। बैंक ग्रुप को एक्सपोजर लिमिट बढ़ा दिया गया है 30% तक का। आरबीआई ने ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर अभी कोई बात नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 2021 को लेकर, और उसके बाद 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया है एक्सिम बैंक को, 90 डेज तक उसको एक्सटेंड किया है। फरवरी लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट का पॉलिसी है वो लगातार कम करते करते मई 2020 तक 250 बेस पॉइंट्स को कम किया, यानी कि 6.5 से लेकर 4% तक का। फर्दर आरबीआई ने बोला कि अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्ट्री अगर इन्वॉल्व रहा है और हालात ऐसे सुधरते हुए ना दिखे, तो वो और भी बेस पॉइंट जो है रेपो रेट का कम कर सकता है। एक्सपोर्ट साइड के अंदर जैसे मैंने अभी बताया, 1 साल से हटाकर 15 महीने तक का इन्होंने 15,000 करोड़ लाइन का क्रेडिट एक्सिम बैंक को दिया है। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिस्क टू ग्रोथ आउटलुक को ग्रेवेस्ट बताया, यानी कि बहुत ही बैड बताया, बहुत ही घटिया और डाउन बताया।
साथ ही साथ बोला कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है सेवरली इस 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर। जो टॉप 6 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है जहाँ पर 60% इंडस्ट्रियल आउटपुट निकलता है वो ऑरेंज और रेड जोन के अंदर है। जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉइंट है वो जैसे कि डिमांड के अंदर गिरावट आना, तो ये सब हमको मार्च 2020 से दिखा है अक्रॉस द रूरल एंड द अर्बन सेगमेंट एरिया। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन नहीं किया करंट फाइनेंशियल ईयर का और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर का भी, और नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बताने से भी बच गया है आरबीआई इस बार। इन्फ्लेशन टारगेट को लेकर भी सेंट्रल बैंक ने कोई अपना डिसीजन नहीं बताया। जो एमपीसी है उसने बताया कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 2020-21 के अंदर वो कांस्टेंट है, रिमेन है, और जो सेकेंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का वो फेवरेबल बेस इफेक्ट हो सकता है। Q3 Q4 जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसमें बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो बिलो द टारगेट जा सकता है। तो जो एमपीसी ने गाइडलाइन फॉरवर्ड किया इन्फ्लेशन को लेकर वो डायरेक्शनल है रादर देन टर्म्स ऑफ लेवल के बजाय। आगे जाते हैं कि जैसे जैसे डेटा अवेलेबल होगा आरबीआई के पास और जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल एजेंसीज है, तो वैसे वैसे पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई जो है अपना इन्फ्लेशन का पाथ आने वाले सेशन के अंदर हमें बताए। क्रिटिज्म की बात करते हैं आरबीआई के इस लगातार स्टेप्स के बारे में, तो कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से आरबीआई कट कर रहा है अपने रेपो रेट्स को, तो वो एक सेंटिमेंट बूस्टर की तौर पर काम करेगा, यानी कि एक छोटा सा ही असर करेगा बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी ठप हुई पड़ी है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इतना नहीं आ रहा, यानी कि सिर्फ लो इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा। जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स है वो ही बेनिफिशियरी यहाँ पर दिख रहे हैं रेट को कट करने के पीछे। आरबीआई को फीडबैक भी लेना चाहिए अपने मूव्स और अपने इनिशिएटिव्स को लेकर जितना भी इन्होंने लॉकडाउन के बाद लिया है, ताकि इनको पता चले कि किस तरह से डिसीजंस आगे लेने चाहिए आरबीआई को। फर्दर जो इनका जो डिसीजन है रीपेमेंट मोरेटोरियम और लोन्स का एक्सटेंशन करना, तो एक वो वेलकम स्टेप्स है। जो लार्ज पोर्शन है कमर्शियल बोरोवर के, उन्होंने इस मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाया है, उनको ये फ़ायदा भी मिला है, लेकिन जो रिटेल बोरोवर्स है उनको कोई इतना बड़ा अवसर नहीं मिला है। बोरोवर्स को आगे जाके प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी बिकॉज जो इंटरेस्ट ड्यू है उनको एक ही बार में भरना पड़ेगा जब मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होगा, तो एक्सटेंडेड पीरियड देना चाहिए। हाउएवर जो आरबीआई अब तक दे रहा है वो कम है, क्योंकि बोरोवर्स को अगेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन 7 महीने के बाद, बिकॉज बिजनेस जो है वो क्रैंक अप हो चुके हैं, इतने अच्छे से नहीं चल रहे, और सर्विस ऑफ लोन की भी बात सही से नहीं बन रही। कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है मार्केट के अंदर कि जो आरबीआई है वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग को, उसके नॉर्म्स को रिलैक्स नहीं कर रहा है। लेंडर्स के द्वारा जो लोन रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है उसके नॉर्म्स को रिलैक्स नहीं किया जा रहा। सेंट्रल बैंक ने अपना इस बार जो कार्ड है काफ़ी अच्छे से खेला है, यानी कि जिस तरह से उनके पास लो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, कितना डिस्ट्रेस हुआ है मार्केट के अंदर, वो पूरा सिनेरियो जानने से पहले इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में अभी आरबीआई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए उस मुद्दे पर आरबीआई ने अभी कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी है, बिकॉज ये डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रपोज करना इस नॉर्म्स को। तो चांसेस है कि आने वाले आरबीआई के अनाउंसमेंट के अंदर लोन रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात हो। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो आरबीआई को जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है वो 1 साल तक रख देना चाहिए, यानी कि भूल जाना 1 साल के बाद लोगों को बोलना चाहिए, ऐसे 3-3 महीने के बजाय पूरा वन शॉट 1 ईयर का पीरियड देना चाहिए। आरबीआई को अपने आप ही सिचुएशन देखनी चाहिए कि एक दूसरा एक्सटेंशन देना चाहिए और महीनों कुछ और फ्यू मंथ्स के लिए इस लोन मोरेटोरियम को लेकर। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं आरबीआई के बारे में देखते हैं तो आरबीआई एक मॉनेटरी और बैंक अथॉरिटी है कंट्री का सुप्रीम लेवल पर। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है भारत के अंदर उसको कंट्रोल करना और सभी शेड्यूल बैंक का रिजर्व रखना, और इसीलिए इसका नाम है रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ था।
5 करोड़ कैपिटल के साथ हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। 1 जनवरी 1949 आज़ादी के बाद ये नेशनलाइज हुआ था और बीआईएस के अंदर इसको मेंबरशिप मिली 1996 के अंदर। आरबीआई जो है वो 21 मेंबर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 ऑफिसर्स जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करके देता है और 10 डायरेक्टर रहते हैं जो भारत सरकार नॉमिनेट करके देती है लोकल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स में से। जो 24th आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। हाल मौजूदा 25th आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के है सर ऑसबॉर्न स्मिथ और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के थे वो थे सीडी देशमुख। जो अकाउंटिंग ईयर है आरबीआई का वो 1 जुलाई से 30 जून तक का है। ये एग्रीकल्चर ईयर भी है इंडिया का और हर साल आरबीआई अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जिसका नाम है एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। बात करते हैं रेपो रेट और क्रेडिट कंट्रोल की। ये एक फंक्शन है आरबीआई का, तो किस तरह से होता है ये? तो जो क्रेडिट कंट्रोल है आरबीआई का वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है जनरल एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा है सिलेक्टिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। जनरल के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, डायरेक्ट मेजर्स एंड इनडायरेक्ट मेजर्स। डायरेक्ट मेजर्स के तहत आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को वेरी करता है और मेंटेन रखता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और इनडायरेक्ट मेजर्स के अंदर एलएएफ, ओएमओ एंड बैंक रेट आता है, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसलिए बोला गया है बिकॉज आरबीआई अगर इसको वेरी करता है तो ये डायरेक्ट कस्टमर्स को असर करेगा बैंक के थ्रू। और इनडायरेक्ट मेजर के अंदर आरबीआई ने रेपो रेट तो बदल दिया, अब ये बैंक के ऊपर है कि ये कस्टमर्स के आगे कैरी फॉरवर्ड करता है या नहीं करता। एलएएफ के अंदर ही आपका आएगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसको रीपर्चेसिंग पावर भी बोला जाता है। तो क्या है ये रेपो और रिवर्स रेपो? तो रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर आरबीआई जो है दूसरे बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि 1 रात के लिए हुआ, 7 डेज हुआ, 14 डेज हुआ, मैक्सिमम 21 दिन तक। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ये लोन दिया जाता है बैंकों को आरबीआई के द्वारा। जून 2018 की बात करें तो 6.25% का रेपो रेट था, मौजूदा अभी 4% तक आ गया है। अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन कॉस्टली बन जाती है, अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो लोन सस्ती हो जाती है। इसीलिए रेपो रेट जो है आरबीआई बार बार लगातार कम कर रहा है, जिस तरह से जो इकोनॉमिक टर्न डाउन हो रहा है उसको देखकर। जनरली ये इंक्रीज होता है जब हाई इन्फ्लेशन होता है और उसको कंट्रोल करना होता है, तब जब सपोज चीज़ वस्तु के भाव बढ़ जाता है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि लोन लोग कम ले, परचेसिंग पावर उनका कम हो जाए तो डिमांड कम होगी और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरीके से जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें आरबीआई बैंक से पैसा लेता है वापस और जो इंटरेस्ट रेट पे करता है आरबीआई बैंकों को उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, और ये हमेशा रेपो रेट से कम परसेंटेज होता है। वो हमने अभी इनिशियल स्लाइड्स के अंदर देखा था। तो ये बेस पॉइंट के ऊपर से कम होता है। सपोज 1% कम हुआ यानी कि 100 बेस पॉइंट, 0.5% कम हुआ यानी कि 50 बेस पॉइंट, 0.25% कम हुआ यानी कि 25 बेस पॉइंट, 0.1% कम हुआ यानी कि 10 बेस पॉइंट। तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपका रेपो रेट? रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है, जो बैंक आपको पैसा देता है, उसका ब्याज दर भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो लिक्विडिटी है बैंकों के पास उस पर भी कमी दिखेगी बिकॉज ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब पैसा उनके पास महंगा आएगा आरबीआई से तो वो आगे अपना लोन जो है कस्टमर्स को वो महंगे दाम पर देगा। अगर रेपो रेट कम हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा कस्टमर्स लोन के लिए भी। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट का जो अप एंड डाउन है वो आगे कस्टमर तक कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एनपीए को लेकर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस के अंदर आरबीआई के स्टेप्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इस तरह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है लॉकडाउन के चलते, तो उसमें आरबीआई क्या स्टेप्स ले रहा है, उसमें क्या गलतियाँ है, क्रिटिसिज्म और आगे क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करता है। जिस तरह से नया पॉलिटिकल मैप अभी नेपाल ने निकाला है तो काफ़ी सुर्खियों में 2-3 दिन से ये खबर। पेज नंबर 9, पेज नंबर 6 एंड
पेज नंबर 6 अगेन, ये 3 आर्टिकल्स है, एक में न्यूज़ आर्टिकल, एक एडिटोरियल और एक लीड आर्टिकल द हिंदू के अंदर मौजूद है। बैकग्राउंड देख लेते हैं ये न्यूज़ को समझने से पहले। तो इंडिया और नेपाल जो अभी फ्लैश पॉइंट के ऊपर है टेरिटोरियल इशू को लेकर, और ये जो इशू है वो डर बना रहा है कि जो स्पेशल रिलेशनशिप है इंडिया और नेपाल के बीच में वो खराब ना हो जाए। स्पेशल रिलेशनशिप कैसा? ओपन बॉर्डर और फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने न्यू दिल्ली के ऊपर अपना रुख बदल दिया है, एग्रेसिव पोस्चर ला रहा है इश्यूज को लेकर, बिकॉज भारत ने पिछले महीने मोटरेबल रोड को इनॉग्रेट किया था लिपुलेख पास के ऊपर, जो एक डिस्प्यूटेड कालापानी एरिया के ऊपर बना हुआ है। ये रोड इंडियन पिलग्रिमेज को कैलाश मानसरोवर जाने का एक सुविधा प्रोवाइड करती है। इंडिया के लिए जो ये लिपुलेख पास है वो हमेशा से तिब्बत की तरफ जाता हुआ रोड बन के रहा है, मददगार रहा है। ये जो बॉर्डर रोड है वो वहाँ से ट्रेडिंग भी पास हुआ करता था। 1954 के एग्रीमेंट में चाइना के साथ जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तब इसको ट्रेडिंग रूट के तौर पर बताया गया था, और इसको रीअफर्म भी किया गया था जब दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। 1981 से जब चाइना ने रीओपन किया कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रूट को इंडियंस के लिए, तो तभी भी हम लोग इस तिब्बत के थ्रू जाते थे इसी रास्ते से। अब ये जब रोड बन गया है सेम अलाइनमेंट के ऊपर, तो ये क्या करेगा, जो ट्रैवल टाइम है वो 3 दिन से कम कर देगा, यानी कि 3 दिन पहले ही आप पहुँच जाएंगे, आपका ट्रैवल टाइम कट हो गया, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो गुस्सा होते हुए दिख रही है, और नेपाल जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहा है, और कई सारी फेरी स्पीचेस भी दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ओली के द्वारा और फॉरेन मिनिस्टर्स प्रदीप ग्वावाली के द्वारा, और थ्रेटन्ड किया जा रहा है कि भाई हम लोग इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्सेस भेजेंगे युद्ध के लिए, या तो जो भी प्रॉक्सी वॉर जैसा है उसके लिए। अब न्यूज़ में क्या है कि रिसेंटली 2 दिन पहले नेपाल ने एक ऑफिशियल अपना मैप जारी किया था, जिसके ऊपर इंडिया ने बोला कि ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं है और ये अनएक्सेप्टेबल है। तो इस बार नेपाल ने कल बोला कि जो हमारा मैप है वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर है, 19th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट के आधार पर, और इसको आप आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते। नेपाल ने इस नए लॉन्च्ड मैप के अंदर बताया गया कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है कालापानी, लिपियादुरा और लिपुलेख, वो नेपाल की टेरिटरी का एक हिस्सा है। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो रजन भट्टाराई जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बोला कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है कालापानी रीजन के अंदर वो अटेंशन गेन कर रहा था वाजपेयी के समय से। उस समय कई सारी मीटिंग्स हुई थी टॉप ऑफिशियल लेवल के ऊपर दोनों साइड की तरफ से, और ये सेम अभी रिज्यूम होना चाहिए जिस तरह से पहले हुआ करता था, और एक म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन पर आना चाहिए। साथ ही साथ ये बताया कि जो हमारा मैप है वो आर्टिफिशियल नहीं है, और वो चाहते हैं कि एक साथ बैठकर टेबल के ऊपर डिस्कस किया जाए इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ, और बोला कि जो हमारा पोजीशन है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को लेकर डेटिंग बैक टू ट्रीटी ऑफ सुगौली ऑफ 1816, ये जो ट्रीटी है उसके आधार पर इन्होंने बोला कि हमारा मैप है, और उसी समय से जो नेपाल की जो टेरिटरी है वो सही से डिमार्केट की हुई थी। साथ ही साथ नेपाल ने बोला कि उन्होंने 2 डिप्लोमेटिक नोट्स इंडिया की तरफ भेजा है डायलॉग करने के लिए फॉरेन सेक्रेटेरिएट लेवल के ऊपर। इंडिया ने इसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन कोई डेट नहीं बताई कि कब मीटिंग होगी, और साथ ही साथ बताया कि इस मैटर को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए यूनिलेटरल स्टेप्स लिए गए इंडिया के द्वारा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना कालापानी के टेरिटरी के अंदर, ऐसा फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र ने बोला नेपाल के। अब सुगौली ट्रीटी क्या है? तो एक बाउंड्री डिलिनिएशन ट्रीटी है ये, जो हिस्ट्री में हमने बनाई गई थी 1816 से पहले। जब ट्रीटी ऑफ सुगौली बना उससे पहले जो नेपाल का किंगडम था वो सतलुज रिवर से लेकर वेस्ट के अंदर तीस्ता रिवर तक जाता था ईस्ट में। उसके बाद जब नेपाल ने एंग्लो नेपालीज वॉर को हारा तो एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको बोला जाता है सुगौली ट्रीटी। इसमें जो हाल की मौजूदा नेपाल की टेरिटरी है उसको लिमिट किया गया था। इस ट्रीटी के अंदर ये बोला गया कि जो राजा है नेपाल का
उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डिमार्केट की गई टेरिटरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, जिसमें जो पूरा लो लैंड एरिया है बिटवीन रिवर काली एंड राप्ती, वो पूरा एरिया इंक्लूड हुआ है। फर्दर इलेबोरेट किया कि जो राजा है नेपाल का, वो उनके जो भी हेयर्स या सक्सेसर्स आगे बनने वाले होंगे, उन्होंने बोला कि इन सभी लोगों को ये ट्रीटी को फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी क्लेम्स या कनेक्शन है कंट्री के अंदर, रिवर काली के वेस्ट के अंदर, और उन सबको इलेबोरेट करते हुए ट्रीटी के अंदर बताया गया। ब्रिटिश ने लिपू लेक को यूज़ कर रहे थे पहले अपने ट्रेडिंग के लिए बिटवीन तिब्बत एंड चाइना, चाइना और तिब्बत के साथ ट्रेडिंग के लिए लिपू लेक का यूज़ किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है 1870 से बता रहा है कि जो लिपू लेक है वो काला पानी का हिस्सा है, ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट है। राणा रूलर्स है नेपाल के, वो और जो नेपाल के किंग है, उन्होंने दोनों ने ही इस बाउंड्री को एक्सेप्ट किया और कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया भारत सरकार के पास आज़ादी के बाद भी। एज अ रिवॉर्ड क्या हुआ कि जब मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी तब जंग बहादुर राणा ने मदद किया था 1857 अपराइजिंग के अंदर, और जो एरिया है नेपालगंज और कपिलवस्तु वो उनको सौंप दिया गया था नेपाल को। जो ब्रिटिश है उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं रीजन को नहीं दिया और उसमें काला पानी एरिया भी इंक्लूड किया, नेपाल को ये सब एरिया नहीं दिया गया था। इंडिया 1816 तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जब ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन किया गया था, और जो प्रेजेंट बॉर्डर है इंडिया के नेपाल के अलावा सभी नेबर्स के साथ, वो ब्रिटिश रिजिम के अंदर बनाया हुआ था। इंडिया इनहेरिट करता है इन बॉर्डर्स को जो ब्रिटिश इंडिया ने बनाया, और अनरावेल नहीं कर सकता हिस्टोरिकल पार्ट को लेकर। नेपाल के स्टैंड की बात करते हैं तो नेपाल ने अपनी आर्म पुलिस को डिप्लॉय किया है चारूंग के अंदर, जो काला पानी के पास है, सुदूर पश्चिम के अंदर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं दिख रही। नेपाल क्या कर रहा है, अपने बॉर्डर्स को मैंस के साथ डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन जो मैनर है, जो समय है डिप्लॉयमेंट का, वो कॉज ऑफ कंसर्न है और इंडिया की आंख खोलने जैसा समय है। इसके चलते इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस हम जो लोकेटेड है काला पानी के अंदर हमने डाला है, इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो क्लोज है वहाँ पर, इन सब की गतिविधि को देखकर। इंडियन फोर्सेस अब तक नहीं थे बिकॉज वहाँ पर नेपाल मौजूद थी। नेपाली सरकार ने ये कंसर्न को रेज किया है फर्दर और बोला कि जो नेगोशिएशन है वो सेटल होना चाहिए, बट साथ ही साथ नया मैप एक्सटेंड करके इन लोगों ने क्या किया, नेगोशिएशन सेटलमेंट को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और साथ ही साथ जो इंडिया का जो सेंसिटिव एरिया है वो भी अपने मैप के अंदर बता दिया। तो नेपाल का ये स्टैंड रहा है अब तक। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो अब तक क्या हुआ हिस्टोरिकली हम लोग लेकर चलते हैं। तो नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बिठाया गया था 1981 के अंदर बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए और इंटरनेशनल बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए और बॉर्डर बाउंड्रीज पिलर्स को मैनेज करने के लिए। 2007 तक इस ग्रुप ने 182 स्ट्रिप मैप्स को प्रिपेयर कर लिया था और दोनों ही तरफ के सर्वेयर ने साइन भी कर लिया था, यानी कि 98% का जो बॉर्डर है वो कवर हो चुका था। दो डिस्प्यूटेड एरिया को छोड़कर, वो है काला पानी और सुस्ता। उन सब के अलावा 8533 बॉर्डर पिलर्स के ऊपर भी उन्होंने एसर्टेन्ड किया था, पोजीशन किया था, यानी कि काफ़ी कुछ पता लगाया था। जो रिमेनिंग इश्यू है बॉर्डर को लेकर वो डिफ़िकल्ट नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अनलेस वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंसर्न पकड़ ना ले। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अप्रूव करना स्ट्रिप्स मैप्स को रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के द्वारा, नेपाल और इंडिया दोनों के द्वारा। तो इंडिया ने तो कर लिया, नेपाल गवर्नमेंट स्टिल अवेटेड। और जो रेजोल्यूशन है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर, काला पानी और सुस्ता को लेकर, वो लाना चाहिए। और जो डैमेज या मिसिंग बॉर्डर पिलर्स है उसका जो इरेक्शन है वो सब स्पीड तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया ने सक्सेसफुली ये सब रिजॉल्व कर लिया है और दूसरे बॉर्डर्स के साथ भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है इंडिया ने सॉल्व किया हुआ दिखा है। जैसे कि बांग्लादेश का यहाँ पर एग्जांपल है जो लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर्स दोनों को कवर करता है। तो किस तरह से किया, जो लैंड बाउंड्री सेटलमेंट है उसमें एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी की ज़रूरत पड़ती है एडवर्स पोजीशन को लेकर दोनों देशों के द्वारा।
इंडिया बांग्लादेश के बीच में पॉपुलेशन भी ट्रांसफ़र हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 15 मई 2020 और 2015 के अंदर। इस एग्रीमेंट के द्वारा 1974 का जो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो अमल में आया था। जो मैरीटाइम बॉर्डर इश्यू है वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। इंडिया एग्री किया कि भाई जो हेग बेस के ऊपर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो जो भी फैसला लेगा हम अपनाएंगे। इंडिया जानता था कि कोर्ट के अंदर अगर एप्लीकेशन दी तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के तहत इंडिया को अपना 4/5 एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर से वो गंवाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने फिर भी वहाँ पर जाने की मंजूरी दी। इंडिया ने अपना क्लेम बताया बेस लाइन को लेकर कि जो कर्व नेचर है इंडिया बांग्लादेश का शोर लाइन जो मैरीटाइम क्लेम करता है इंडियन म्यांमार वाटर्स के अंदर, तो इस तरीके का बेस लाइन क्लेम बताया था। कोर्ट ने क्या किया, जो बांग्लादेश का क्लेम था उसको एक्सेप्ट किया डिस्पाइट कि इंडियन मेंबर ट्रिब्यूनल्स अंदर थे और एडवर्सली एंट्री दिया था, बट उन सब के बावजूद भी इंडिया ने जो रूलिंग है कोर्ट का उसको एक्सेप्ट किया और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को अमल में शांतिपूर्ण लेकर आए। अगर कंपेयर करें हम इंडिया और बांग्लादेश को तो नेपाल का बॉर्डर का जो इश्यू है वो इजीली सॉल्वेबल है। पॉलिटिकल गुडविल भी है दोनों देशों के अंदर और स्टेट क्राफ्ट भी मौजूद है। तो क्या करना चाहिए, जस्ट सिंपली अप्रूव करना चाहिए स्ट्रिप मैप्स को, रिजॉल्व करना चाहिए रिमेनिंग डिस्प्यूट्स को, डीमार्केट करना चाहिए पूरा का पूरा जो बचा हुआ इंडिया नेपाल बॉर्डर है उसको, और स्पीडीली एग्जीक्यूट करना चाहिए बाउंड्री मेंटेनेंस का। इंडिया नेपाल की दोस्ती की बात करते हैं, यूनिक टाइज की बात करते हैं, तो इंडिया का जो लीडरशिप है और जो इंडिया के लोग हैं वो काफ़ी कॉन्शियस है सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड को लेकर, नेपाली लोगों को लेकर। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बताया कि जो जो नेपाल है वो ट्रू इंडिपेंडेंट कंट्री है साउथ एशिया के अंदर। नेपाल ने कई बार बताया कि जो इंडिया का वो सबसे फ्रेंडली नेबरहुड है, उसका जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इंडिया के स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के अंदर। आज़ादी के बाद 1948-49 के बाद जब पहली बार फॉरेन ट्रूप डिप्लॉय हुए इंडियन सॉइल के अंदर, तो नेपाल के सोल्जर्स कमांडर जनरल शारदा शमशेर जंग बहादुर राणा के तहत नॉर्थ पार्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट किया था, जम्मू कश्मीर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, और इश्यूज सॉल्व करने में मदद की। जो पीपल टू पीपल रिलेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में वो अनमैच्ड है। अगर हम लोग दूर दूर इलाकों की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो कभी कभी दूसरे स्टेट के प्रति इंडिया के अंदर, सपोज राजस्थान और गुजरात हुआ, तमिलनाडु या तो वॉटेवर कोई दूसरा स्टेट हुआ, तो स्टेट्स के लोगों के बीच में कुछ सेल्डम झड़प हो जाती है और एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम बार ऐसा हुआ, बहुत कम केस ऐसा हुआ कि इंडिया के कोई भी पार्ट के अंदर नेपाल के विरोध कुछ बात आई। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन का जो है लैग हो रहा है, कमी हो रही है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है कि नेपाल के साथ खराब व्यवहार किया जाए। कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर मैं एक ऑफिशियल स्पोकमैन जो स्पोक पर्सन है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, अनुराग श्रीवास्तव, उनकी बात लेते हैं। उन्होंने बोला कि जो रिसेंटली इंडिया नेपाल ने एस्टेब्लिश किया एक मैकेनिज्म को ताकि बाउंड्री मैटर्स को लेकर डील किया जा सके, और साथ ही साथ एफर्म किया है कि इंडिया कमिटेड है बाउंड्री को रिजॉल्व करने को लेकर डिप्लोमेटिक डायलॉग के थ्रू, और जो स्पिरिट है, जो इंडिया का क्लोज एंड फ्रेंड रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन नेपाल के साथ, उसको हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने बताया उसको एक्टिवेट करना चाहिए, फर्दर कोई डैमेज हो उससे पहले। इस बात को इम्पोर्टेंस देकर कि जो रोमांटिक लाइन बोला गया है इंडिया नेपाल के बीच में कि दोनों का जो रिश्ता है वो रोटी और बेटी का है, तो इंडिया को इस मैटर से डील करने के लिए ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। और इंडिया ऑलरेडी जो है वो दो मुसीबत में, एक तो है कोविड-19 का पेंडेमिक और दूसरा लद्दाख और सिक्किम के ऊपर चाइना का दबदबा और प्रेशर। तो यहाँ पर नीड है कि जो दोनों देश है वो अपने इंक्रीज्ड टेम्परेचर को लोअर कर दे और इश्यू को पूरा डिफ्यूज़ कर दे, और टाइम और एफर्ट्स दोनों ही इन्वेस्ट करके सॉल्यूशन पर आना चाहिए। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में आ सकता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है,
मौजूदा हालात क्या है उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हालात सुधारने के लिए उसके बारे में बताया जा सकता है। तो इस आर्टिकल्स का यूज़ करके आप आंसर आर्टिकुलेट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है पेज नंबर 10 द हिंदू के न्यूज़पेपर से, जिसमें लिखा है 80% सक्सेस चांस फॉर ऑक्सफोर्ड ट्रायल्स। तो एग्जैक्टली न्यूज़ में क्या है, जो इंस्टीट्यूट है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का वॉल्यूम के तौर पर अगर हम लोग बात करें, तो वो कई सारे कैंडिडेट्स के ऊपर वर्क कर रहा है वैक्सीन को लेकर। इसमें जो पोटेंशियल मास प्रोड्यूसिंग जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, वो डेवलप किया जा रहा है और टेस्टिंग किया जा रहा है सीरम के द्वारा। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है समझते हैं पूरा माजरा। तो बोला जा रहा है कि अगर वर्ल्ड को वैक्सीन मिलेगा कोविड-19 का, तो काफ़ी अच्छा चांस है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दरवाजे से निकलता हुआ दिखेगा। तो किस तरह से, तो जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन हर रोज़ मिडनाइट के पहले व्हाट्सएप मैसेज जाता है सरकार के द्वारा अपडेट्स को जानने के लिए। अब किस तरह का अपडेट्स, तो उसके बारे में मिस्टर पूनावाला ने, जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी के, उन्होंने बताया कि उन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है कि आने वाले दिनों के अंदर इवन ऑन संडे नाइट्स ट्रायल और थिंग्स जैसी चीज़ें शुरू हो जाएगी, और टिपिकली ये प्रोसेस जो है वो 4 से 6 महीने चलेगा। तो इंडिया जो है वो क्वाइटली एक की रोल प्ले कर रहा है 60 to 70% मैन्युफैक्चर करने का सारी वैक्सीन का, जो कोविड-19 के लिए काम करेगी, और उसको बेचेगा सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने पार्टनरशिप किया है यूएस बायोटेक फर्म कोडेक्जेनिक्स से, और उसके साथ उसका यूएस राइवल नोवावैक्स और ऑस्ट्रिया का थेमिस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, जो पोटेंशियली मैन्युफैक्चर करेगा 3 कोविड वैक्सीन के कैंडिडेट्स को। जो अनदर कैंडिडेट है यानी कि जिसके साथ साइन किया हुआ है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर, और इनके वैक्सीन का नाम है, ड्रग मेकर का नाम है एस्ट्राजेनेका। तो उनके साथ यहाँ पे लाइसेंस का साइन किया है, जिसके साथ सीरम मिलकर क्या करेगा, मास प्रोडक्शन करेगा वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस के बाद। जो यूनाइटेड स्टेट है वो ऑलमोस्ट 3 सिक्योर्ड कर रहा है वैक्सीन को, और प्लान कर रहा है कि 1 बिलियन डोज को वो बनाए, पोटेंशियल वैक्सीन बनाए, जिसका इनिशियली नाम था चैडॉक्स 1, जिसको अभी AZD1222 बोला जाता है, और बोला कि $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पूनावाला ने बोला कि उनका एम है कि इनिशियली 45 बिलियन डोजेस को 1 महीने के अंदर बनाए, जो जून से शुरू होगा, और बाद में ग्रेजुअली 350 से 400 मिलियन डोज प्रति जो ईयर है वो बनाए। और साथ साथ में बोला कि होपफुली हम लोग फ्यू मिलियन डोजेस को बनाए और हमारे देश को दे, और उसके साथ साथ जो हाई रिस्क एरिया है पूरे ग्लोब के अंदर, तो आने वाले अक्टूबर नवंबर तक ट्रायल कंप्लीट करके हम वैक्सीन का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करें। साथ ही साथ ये भी बोला गया है पूनावाला के द्वारा कि जो डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने बोला कि जो ट्रायल है वो 80% सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, चांसेस हमारे वैसे है, जो क्या करेगा कि वैक्सीन को ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बताएगा। इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने बोला कि जो एंटिसिपेटेड AZD1222 वैक्सीन है वो सिंगल डोज वैक्सीन है, उसको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, एक वैक्सीन में काम खत्म हो जाएगा, और पोटेंशियली इसका प्राइस अप्रॉक्स होगा 1000 रुपीज़ पर वैक्सीन। तो एक बहुत ही खुश खबर यहाँ पर दिख रही है कि इंडिया हो सकता है वैक्सीन प्रोड्यूस करने का किंग। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं वैक्सीन के नाम को लेकर के, ये किस डिजीज के लिए बनी गई थी, और मेंस के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक और उसके इम्पैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। वे फॉरवर्ड पूछा जा सकता है कि इस तरह के पेंडेमिक से आने वाले समय पर कैसे बचा जा सके, क्या प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 11 से, लोकस्ट स्वॉर्म्स की बात करता है। प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमी में आएगा, मेंस के अंदर GS पेपर 3, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर्स के अंदर आएगा फार्मर्स वेलफेयर। तो न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या है, तो जो 6 झुंड है लोकस्ट के, जिसको आप तीड़ बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर एंटर हुआ मई 17 को राजस्थान से, लेकिन मिनिमल क्रॉप डैमेज हुआ इन तीड़ की वजह से, क्योंकि जो फील्ड था वो ऑलरेडी क्या कर दिया इन मध्य प्रदेश की सरकार ने और फार्मर्स ने, ऑलरेडी उस क्रॉप को हार्वेस्ट करके ज़मीन को खाली कर दिया था।
तो 1992-93 के बाद ये पहला सच इन्वेजन है स्वॉर्म्स का, तीड़ का, मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से। हाइलाइट्स की बात करते हैं तो मई 21 के अंदर जो स्वॉर्म्स है राजस्थान से एंटर हुए नेमुच डिस्ट्रिक्ट के गांव के अंदर, जो राजस्थान बॉर्डर के पास में है। दूसरे जो डिसेंडेंट ग्रुप्स थे तीड़ के, वो 3 विलेज के अंदर गए उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के, और जो तीसरा ग्रुप था वो 3 विलेज के अंदर गए थे कोई और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। शेरोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्वॉर्म का ग्रुप गया उस डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज के अंदर, और सारे ही केस के अंदर अथॉरिटी ने मोबिलाइज किया। ट्रैक्टर माउंटेड पंप्स के ज़रिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया, फायर टेंडर्स के द्वारा भी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया गया था। जो सेंट्रल लोकस्ट कंट्रोल टीम है वो भी इनके एफर्ट्स के साथ लगे रहे थे, और जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट के 2 गांव थे वहाँ पर 60 से 70% कंट्रोल किया गया इन लोकस्ट के ऊपर। तो किस तरह से किया, सरकार ने क्या किया? तो सरकार का कहना था कि जो स्वॉर्म्स है वो 12 किलोमीटर तक जाते हैं, यानी कि 10 to 12 किलोमीटर लंबा उनका झुंड होता है, 1.52 किलोमीटर वाइड होता है, और ये अराउंड 100 to 150 किलोमीटर मूव करते हैं हर रोज़ डे लाइट के समय पर, विंड डायरेक्शन के हिसाब से वो चलते हैं। अराउंड लेट इवनिंग वो क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर सेटल होते हैं, ग्रीनरी के ऊपर, और वहाँ पर जो मौजूद क्रॉप्स है उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भी क्रॉप्स नहीं था मध्य प्रदेश के अंदर इस साल के समय पर, मिस्टर चतुर्वेदी का कहना था। जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम बनाई जिसके अंदर रेवेन्यू, पुलिस और एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स शामिल थे, जो ट्रैक कर रहे थे स्वयम्स को हर रोज़ कि वो कहाँ पर जा रहे हैं और कहाँ पर सेटल हो रहे हैं। साथ ही मैं ये बोला कि जब वो सेटल होंगे अराउंड 7 to 8 PM, तो तब वहाँ पर वो टीम पहुँचेगी, और मोस्ट इफेक्टिव टाइम होगा लोकस्ट को किल करने का पेस्टिसाइड्स के ज़रिए 3 बजे से रात को सुबह 9 बजे तक। 9 बजे के बाद वो फ्लाइज उड़ जाती है। मिस्टर चतुर्वेदी का कहना था कि जब ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है और क्रॉप उगता हुआ दिखता है तो स्वॉर्म्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो खाली ग्राउंड उनको काफ़ी मदद कर रहा था। अब लोकस्ट के बारे में देखते हैं तो ये स्पीसीज है जिसको हम शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहोफर भी बोलते हैं, उस स्पीसीज का ये एक जानवर है। ये पॉलीफेगस है जो फीड करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, बार्क और ग्रोइंग पॉइंट्स के ऊपर, और डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स को उनका वेट शेयर करके और उनके जो प्रोड्यूस है पत्ते वगैरह खाकर। जो स्मॉल स्वॉर्म्स है डेजर्ट लोकस्ट जिसको बोला जाता है, वो ऑन एन एवरेज कितना खाते हैं खाना, तो 10 हाथियों के बराबर, 10 हाथी जितना एक दिन में खाते उतना, 25 कैमल जितना खाते उतना, या तो 2500 लोग जितना खाना खाते उतना वो खाते हैं। जो डेजर्ट लोकस्ट एक्टिविटी है वो मई से नवंबर के बीच में दिखती है, और मॉनसून सीजन के साथ साथ आती है राजस्थान और गुजरात के अंदर। जो स्वॉर्म्स है वो यूजुअली ओरिजिनेट होते हैं अरेबियन पेनिनसुला से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ट्रैवल होते हुए सऊदी अरेबिया से ईरान के साथ पाकिस्तान के अंदर एंटर करते हैं, और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से राजस्थान और गुजरात के गांव के अंदर वो आते हैं, और इस बार मध्य प्रदेश तक पहुंच गए। लोकस्ट का प्लेग देखते हैं तो इन लोगों ने 10 करोड़ रुपए का जो क्रॉप डैमेज किया था 1926-31 के अंदर प्लेग साइकिल के अंदर। 1940 से 46 एंड 49 से 55 एक दूसरा लोकस्ट प्लेग साइकिल आया था, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ का क्रॉप डैमेज किया गया था 1959-62 के अंदर 50 लाख का। और अभी जो लोकस्ट आया था फरवरी के अंदर 2020 के अंदर, तो एक फियर था कि मस्टर्ड, क्यूमिन, व्हीट, जत्रोफा, कॉटन, पोटैटो, फोडर ग्रास जैसे क्रॉप्स को डैमेज किया गया था। अगर लोकस्ट का नंबर 10,000 एडल्ट पर हेक्टर का नंबर को क्रॉस कर लेता है, यानी कि 10,000 एडल्ट जो तीड़ है पर हेक्टर के अंदर आ गए, या तो 5 से 6 होपर्स पर बुश को उसने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जा सकते हैं, चैलेंज बड़ा हो सकता है। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लोकस्ट और उसके प्लेग के बारे में पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकली प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर कैसे ये क्रॉप को डैमेज करते हैं, कितना ये तबाही कर सकते हैं, फार्मर्स के लिए क्या डिफ़िकल्टी है, फार्मर्स कौन से ट्रेडिशनल वे को अपनाती है इनको भगाने के लिए, सरकार ने अभी क्या स्टेप्स लिए हैं और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इनसे बचने के लिए। तो इन सब के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए
आप 4 फरवरी 2020 के न्यूज़ आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है पेज नंबर 11 से, जो जूम एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है। प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के अंदर होगा और मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज़ कवर होती है। तो न्यूज़ में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है कल सरकार को बोला कि जो पिटीशन फाइल किया गया है वीडियो कम्युनिकेशन ऐप जूम के ज़रिए कि उसको बैन किया जा सके, ऑफिशियल्स और पर्सनल पर्पसेस के लिए उसको यूज़ ना किया जा सके, तो उसके ऊपर सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे के लीडरशिप के अंदर ये नोटिस इशू किया गया सेंटर को और प्ली के अगेंस्ट में प्राइवेसी कंसर्न को लेकर। कोर्ट ने बोला कि सरकार को 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये लोग जूम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं थ्रेट होने के बावजूद भी, और कब इसको बैन करेंगे और नए प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे। इश्यू और लिटिगेशन की बात करते हैं तो ये प्ली जो है वो दिल्ली रेजिडेंट हर्ष चुग ने अप्लाई किया था और बोला कि जो ऐप है वो यूज़र्स को वल्नरेबल बनाता है और साइबर थ्रेट्स के प्रॉन बनाता है। साथ ही साथ ये भी बोला कि जो जूम ऐप है वो डेटा होर्डिंग और साइबर होर्डिंग जैसी चीज़ें प्रैक्टिस करता है। उसका मतलब जो मास स्टोरेज है पर्सनल डेटा का यूज़र्स का, वो क्लाउड रिकॉर्डिंग के ज़रिए और इन सब का मैसेज, वीडियोस, फाइल्स वगैरह क्लाउड में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जूम ने इस तरह की काम किए हुए वैसे कुछ केसेस भी सामने पहले आए थे। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि जूम के अंदर कुछ बग्स भी है जो इंटेंशनली इन्फॉर्मेशन को लीक करती है और थर्ड पार्टी को पहुंचाती है। जो ऐप है उसने क्लेम किया था कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन ये इनका क्लेम फॉल्स होता हुआ दिखा एज पर दी पिटिशन। पिटिशन ने यह भी क्लेम किया कि जो जूम एप्लीकेशन उन्होंने अपोलोजाइज तो किया था कि जो रिसेंटली एक हादसा हुआ था कि जो डेटा है वो मिस्टेकनली क्या हुआ, चाइना के थ्रू रूट हुआ था। अब चाइना के अंदर जो इंटरनेट है वो हेविली मॉनिटर किया जाता है सरकार के द्वारा वहाँ की, तो वो डेटा ले सकती है। तो जूम ने उसके ऊपर अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी थी, बट जो जिसने प्ली की थी हर्ष ने, वो बोल रहा है कि जूम का ये जो अपोलोजाइज है वो सब अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है। प्ली ने यह भी बोला कि जो इंडिया का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN है, जो कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है नोडल इंडिया का, उन्होंने वार्निंग दिया था जूम यूज़र्स को साइबर रिस्क को लेकर कि ये साइबर रिस्क हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिशियल्स और कई सारे पब्लिक जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में डेटा होर्डिंग, साइबर होर्डिंग को लेकर कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। CERT-IN क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सब के बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ में आप देख सकते हैं आने वाली। मेंस के अंदर बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। साइबर सिक्योरिटी का करंट कंडीशन क्या है भारत में, क्या क्या हमको वे फॉरवर्ड करना चाहिए, बिकॉज जो आने वाला समय है वो साइबर वॉर लेकर आएगा, जैसा कि हमने इजराइल और ईरान के अंदर देखा। अगर आपको नहीं पता तो पिछले न्यूज़ आर्टिकल्स को आप रेफर कर सकते हैं और आई कार्ड के अंदर भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी उस न्यूज़ आर्टिकल की जहाँ पर हमने डिस्कस किया इजराइल और ईरान का ऑनलाइन बैटल के बारे में। तो ये सब खतरा होने के साथ साथ तो इंडिया को क्या स्टेप्स लेना चाहिए हमारा साइबर सिक्योरिटी और भी मजबूत करने को लेकर। तो आज के इस न्यूज़ आर्टिकल में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। उसके अलावा बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।